तो भाई मैंने ना इस गाड़ी को मैनुअल में बुक किया था जब इसकी इंट्रोडक्टरी वाली आई थी, और अब मैं ले रहा हूँ भाई ये ऑटोमेटिक गाड़ी। तो एक चीज़ तो भाई चलो ये बढ़िया हो गया कि मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल गया है। शुरुआत में मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसलिए बुक नहीं किया था क्योंकि जो प्राइस है भाई इस गाड़ी का कुछ ज़्यादा जा रखा था। मैंने एक बजट बना रखा था, मैं 20 लाख तक मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसका ऑटोमेटिक बुक नहीं किया था। अब ऑटोमेटिक लेने का कारण ये बना क्योंकि जो मेरी इंट्रोडक्टरी वाली बुकिंग थी ना, महिंद्रा आगे से बढ़ाई जाने लग रही थी। पता नहीं, जैसे डेट आती फिर डेट गायब कर देती और फिर डेट बढ़ा देती। 3 बार मेरी डेट बढ़ी इस तरीके से। अब जब लास्ट डेट लगभग 18 जून थी उसकी लास्ट डेट, 18 जून पे आने के बाद में क्या हुआ कि उसकी डेट गायब ही हो गई भाई। 15 दिन वेट किया, 20 दिन वेट किया, गाड़ी ही नहीं आ रही है। फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस Z8 ऑटोमेटिक को ही ले लिया जाए। शोरूम पे जैसे मैंने कांटेक्ट किया कि भाई मेरे को नहीं यार, आप ऑटोमेटिक दे दो, आपके पास ऑटोमेटिक तो आ ही रही है ज़्यादा। तो उन्होंने भाई देखी कि बुकिंग भी पुरानी है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे को दे दी। पर जो प्राइस था वो मेरा आज का लगा। तो जो इंट्रोडक्टरी वाली गाड़ियाँ थी ना भाई, मुझे तो देखो भाई टोटल स्कैम लगता है। मुझे नहीं लगता कि फेयर डिलीवरी हो रही है इस चीज़ को लेकर। महिंद्रा मतलब आगे से पता नहीं दे रही है नहीं दे रही है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर मैंने आज के प्राइस में लिया और टोटल स्कैम चल रहा है इंट्रोडक्टरी वाली का। मैंने आज तक अपने इस चैनल पे कोई भी इस बात का जिक्र नहीं किया, पर जो मेरा बीटेक राइडर वाला चैनल है उस पर मैंने मतलब पहले से बना रखी है कई वीडियो, आप देखना उस पर जाके पूरी बता रखी है। मेरे नवंबर में भी गाड़ी आनी थी, उसमें भाई कुछ धोखाधड़ी सी हो गई थी तो वो भी नहीं आ पाई। अब लोग वह कहेंगे भाई तो रोता ही रहता है रोते रहता है। देखो तो जेन्युइन बात है ना, वो आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरे साथ में ये हुआ था। और बिल्कुल यार सच ही तो बोल रहा हूँ, मेरी इंट्रोडक्टरी वाली गाड़ी नहीं, मेरे के दिमाग में कीड़ा पड़ रहा है मैं 1.5 लाख रुपए बड़े में गाड़ी लूंगा। तो मैंने 1.5 लाख बड़े में आज की रेट में गाड़ी ली है। और मेरे जैसे ना भाई बहुत सारे होंगे जो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा ओनरशिप मैं लेके आ चुका हूँ। 1500 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है, पहाड़ पे चला दी, हाईवे पे चला दी, ऑफ रोड में चला ली, 5 जने बैठ के चला ली, 6 जने बैठ के चला ली, 7 जने बैठ के चला ली। तो सारा बता दूंगा कि आपको इस गाड़ी का इंतजार करना चाहिए या फिर इस प्राइस पे और भी गाड़ी आती है वो गाड़ी भी आपको परचेज करनी चाहिए। देखो सबसे मेन रीज़न क्या रहा मेरे को इसी गाड़ी को लेने का इस प्राइस पे, मुझे ये करीबन पड़ी है 23,80,000 रुपये की। इसमें मैंने 22,000 रुपये की एक्सेसरीज भी लगवाई थी। तो इतने प्राइस में आप लोग की इनोवा क्रेस्टा भी आ जाती है, ठीक है। पर वहाँ पे क्या है, इसका ऊपर वाला वेरिएंट नहीं आएगा, नीचे वाला वेरिएंट ही आपको परचेज करने पड़ेगा इनोवा क्रेस्टा में। कंफर्ट मान सकता हूँ भाई इस गाड़ी से ज़्यादा बढ़िया है, पर जो इस गाड़ी की लुक है ना, मुझे उस गाड़ी की लुक से ज़्यादा इस गाड़ी की लुक पसंद आई है। इस वजह से मैंने इसको परचेज किया। ऊपर से मुझे यहाँ पे इसका टॉप वेरिएंट मिल गया, वहाँ पे मेरे को नीचे वाला वेरिएंट मिलता। तो इनोवा क्रेस्टा मैंने इसलिए चूज़ नहीं की। अब बात आती है भाई सफारी क्यों नहीं ली। सफारी का जो प्राइस है इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा जा रहा था, टॉप एंड में आप लेने निकलोगे तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ की। और कंफर्ट में मानता हूँ भाई जो सफारी है ना उसकी थर्ड रो में ज़्यादा बढ़िया कंफर्ट है कंपेरेटिवली इस स्कॉर्पियो से। पर चलाने में जो मज़ा है इस गाड़ी के अंदर है, हैंडलिंग इस गाड़ी की तगड़ी है, गियर शिफ्टिंग वो इस गाड़ी की तगड़ी है। तो इन रीज़न की वजह से मैंने स्कॉर्पियो परचेज़ की। अब बात आती है XUV 700 क्यों नहीं परचेज़ की। XUV 700 भाई मैंने देखो उसके अंदर इंजन जो ट्रांसमिशन है और जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल सेम है, पर मुझे चाहिए थी भाई थोड़ी सी ऊंची सी गाड़ी जिसमें मैं कमांडिंग से होकर बैठूँ। बुक तो मैंने वो भी की थी पर मैंने कैंसिल कर दी थी, तो इस वजह से XUV 700 भी मैंने छोड़ दी। अब लिस्ट में भाई और कोई गाड़ियाँ नहीं रहती है। एक आती है फिर इनोवा हाई क्रॉस, फिर वही है कि वो नीचे वाले वेरिएंट आते हैं उसके और वो हाइब्रिड में नहीं आते। अगर हाइब्रिड में आ जाते तो भी मैं उस गाड़ी को कंसिडर करता। तो ओवरऑल मेरे बजट में भाई यही गाड़ी बैठ रही थी और मेरे लिए यही गाड़ी सबसे बढ़िया थी। अब इसके अंदर में पॉजिटिव तो भाई दुनिया भर की हैं, नेगेटिव जो है इस गाड़ी के अंदर कम है। नेगेटिव दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। इस गाड़ी के अंदर में जो थर्ड रो है ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होगी, जिसका भी आप देखते होगे ना ओनरशिप वो बताता ही होगा कि जो ये थर्ड रो है ना ये पूरी बेंच टाइप सीट दी गई है। यहाँ पे 60-40 नहीं दी गई है। 60-40 होने से ये फ़ायदा होता अगर एक जना बैठ के एक को मैं डाउन कर देता तो मेरा सामान इसके अंदर में ज़्यादा आ जाता, पर ये बेंच टाइप होने की वजह से ये सामान नहीं आ रहा है। बस बूट में तो एक ये दिक्कत है। और है दूसरी प्रॉब्लम है इसके अंदर थर्ड रो में एयर के वेंट्स की। यहाँ पे भाई गाड़ी के अंदर में कोई भी एयर के वेंट्स नहीं दे रखे हैं। और चार्जिंग के लिए तो कोई ऐसी मेन दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चार्जिंग नहीं दे रखी तो वो नेगेटिव में कंसीडर करूंगा। बस एक 12 वोल्ट का सॉकेट है ना इस गाड़ी के अंदर में, ये पीछे ही दे रखा है।
ना तो इसकी सेकंड रो में कहीं 12 वोल्ट का सॉकेट और ना ही इसकी कहीं फर्स्ट रो में 12 वोल्ट का सॉकेट। अब कहोगे भाई इसका क्या यूज़ पड़ेगा। देखो अगर मैं टायर में हवा भरने भी लगता हूँ ना, यहाँ से इन्फ्लेटर लगा के, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, यहाँ से लगा के यहाँ तक में भाई इसका तार नहीं पहुँचता है, तो इन्फ्लेटर मेरे को चलाने बड़ी दिक्कत है। अब मैं क्या करूँगा, इन्फ्लेटर के तार में कट मार के उसको तार को लंबा करके चलाऊंगा, और ऊपर से जैसे वो क्या रहता है वैक्यूम क्लीनर चलाता हूँ ना, तो वो अंदर अंदर तार करके भी आगे की तरफ में नहीं पहुँचता है। थर्ड रो में तो सिर्फ एक ये दिक्कत है, और बाकी पीछे कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे गाड़ी के अंदर में। अब जो कैमरे की क्वालिटी है वो भाई और गाड़ियों में देख लो, आप किसी में देख लो, मारुति में देख लो, हुंडई में देख लो, टाटा में देख लो, टाटा की जो सफारी है ना उसके कैमरे की क्वालिटी लाजवाब मिलती है। पर इसकी सिर्फ कैमरे की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, लैग नहीं है बिल्कुल भी, पर जो क्लियरिटी है ना वो इसके अंदर नहीं आ रही है। वाइपर का कुछ भी नहीं लगा है मुझे कि आधा जा रहा है पौना जा रहा है, उसमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी बढ़िया विजिबिलिटी आती है। ब्रेकिंग वो भी भाई गाड़ी की बहुत बढ़िया लगी है मुझे। और जो ये अपोलो के कंपनी एप्टेरा टायर दे रही है ना भाई, ये भी एक नंबर के हैं, साइलेंट है, रोड पे चलते वक्त बिल्कुल भी आवाज़ ये नहीं करते हैं। किसी में एमआरएफ के टायर मिल जाते हैं और किसी के अंदर में अपोलो के टायर दे रही हैं, तो मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मुझे अपोलो के टायर मिल गए, और ये ऑल सीजन मिल रहे हैं, मड प्लस स्नो वाले। सेकंड रो में भाई मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं लगी कि जो भाई कई वीडियो में मैंने देखा था कि जो सेकंड रो में जो एयर का वेंट दे रखे हैं ना ये आवाज़ करता है, तो आवाज़ के अंदर देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। पर कूलिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। एक पे ना सीधी मुंह पे हवा मारता है, तो जिसको ज़्यादा भी गर्मी लगती है ना उसके लिए बिल्कुल बढ़िया रहता है। और रेकलाइन भी हो जाती है, सीट आगे पीछे ही नहीं होती है, तो मत हो कोई, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रो की सीट आगे पीछे नहीं हो रही है तो। और भाई एक चीज़ सबसे बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर में, जैसे बैठते हैं ना तो भाई यूँ करके बैठने वाली जो फील है ना वो आपको किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। इनोवा ले लेना चाहे आप सफारी ले लेना, उनके अंदर क्या है मतलब एक यूँ वाली फील है कि बस यूँ करके बैठ जाओ। देखो बैठ तो इसके अंदर भी यूँ कर जाते हैं पर पैर थोड़े से यूँ ज़्यादा खुल जाते हैं, छोटी हाइट वाले तो बैठ ही नहीं सकते। अब एक चीज़ और है, जैसे जिनकी छोटी हाइट है ना वो यार इस गाड़ी को धो नहीं सकते, तो इस चीज़ को आप नेगेटिव भी ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो। मेरे को देखो खुद धोता हूँ मैं तो। अभी देखो भाई मेरी गाड़ी बंद पड़ी है ना, अब मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा और जैसे मैं इसका बैक गियर डाल दूंगा ना, ये देखो ये चीज़ हो जाती है, ये छोटी स्क्रीन में आ जाता है, फिर थोड़ी देर में पूरा स्टार्ट होने के बाद में अब आए देखो बड़ी स्क्रीन में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो मुझे अजीब सा लगता है, कोई बैठता है ना दूसरा जना इस गाड़ी के अंदर में वो देखता है क्या ये छोटी स्क्रीन में आ गया। तो इसकी जो टच स्क्रीन है अभी वो टॉप नॉच वाली चीज़ पे नहीं पहुंची है कि कोई इसके अंदर ग्लिच नहीं है, तो ग्लिच तो भाई इसके अंदर में है। अब दो एरर मेरे इसके मीटर में आ लिए, एक तो हिल होल्ड का इसके अंदर में आ लिया और एक ऑटोमेटिक का आ लिया। सर्विस सेंटर में गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो क्या बोलते हैं बैटरी की वायर लूज होगी, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। तो मैंने इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करवाई, तार दिखवा दी तो ठीक है। उसके बाद मेरा अभी कुछ भी नहीं आया, बाकी आते तो बताता हूँ। और एक है इसके अंदर में एप्पल कारप्ले का, एप्पल कारप्ले कंपनी दे दिया है पर वो भी अभी इतना टॉप नॉच में नहीं चल रहा है। मेन दिक्कत आ रही है उसके अंदर में गूगल मैप की और कनेक्टिविटी की। जैसे मान लो मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ उन्होंने फ़ोन को एप्पल कारप्ले से और फिर गाने चलाता हूँ तो मेरे गाने नहीं चलते हैं, वो दिक्कत है इसके अंदर में। फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, इसकी टच स्क्रीन को पूरा बंद करना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है, फिर जाके जो है मेरे गाने चलते हैं। और एक और दिक्कत आ रही है एप्पल कारप्ले में गूगल मैप की। गूगल मैप में क्या हो रहा है कि जैसे रास्ता चलता है ना तो कभी इस वाले रास्ते पे आ जाता है, कभी इस वाले पे, कभी इस वाले पे, कभी इस वाले पे। फ़ोन में चलाओगे ना तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, पर इसमें चला रहे थे ना तो बार बार मतलब बड़ा सा रहा था वो रास्ता दिखाने के लिए। दूसरी दिक्कत ये थी, और क्या दिक्कत थी, म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ मंदी तेज कर रहा था। आवाज़ मंदी तेज वाली तो भाई एक ही बार आई है वो प्रॉब्लम कि जो इसका नोब है ना वो काम ही नहीं कर रहा था। तो वो पता नहीं क्या सिस्टम था पर वो भी इसके अंदर में दिक्कत है। अब आगे फर्स्ट रूम भाई कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, स्पेस पूरा बढ़िया है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। और जैसे जो बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है ना वो टेढ़े दे रखे हैं। कई लोग कह रहे थे यार उसमें नेगेटिव है यार, वो मतलब मज़े नहीं आते उसमें, बोतल को कैसे निकालूं। देखो मैंने जितनी गाड़ी चलाई ना भाई मेरे को तो इसके अंदर में एक फूटी कोड़ी भी दिक्कत नहीं आई बोतल निकालने में, बिल्कुल आराम से रखी गई और आराम से निकाली गई, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें। और यहाँ साइड विंडो के जैसे ये बोल रहे थे भाई डोर हैंडल के ये बड़े सारे आगे दे दिए वो दे दिए, तो इनके अंदर भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिविटी वाली बात है, बिल्कुल आराम से बंद हो रहे हैं भाई। ये आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस भी है ठीक है, बिल्कुल कोई इसके अंदर
में भी दिक्कत नहीं है। पर जो इसका ग्लव बॉक्स है ना, ये बड़ा छोटा दे रखा है। अब इसके अंदर में देखो क्या ही पड़ा है, ये टिश्यू पेपर पड़ा है, ये पड़ा है और गाड़ी के कागज पड़े हैं, बस फुल इतना ही सामान आ पाता है। अभी कूल फंक्शन के साथ में दे दिया। अब मैं इसके अंदर कूल फंक्शन में रखूंगा क्या, कुछ आएगा तो नहीं। अब जो सामान रखा वो पहले पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाके रखना पड़ेगा। इससे सही तो भाई ब्रेजा का था, ब्रेजा में 2 दे रखे थे, हम ब्रेजा में 2 दे रखे थे, पर नीचे वाला भी है बड़ा था। इसका डैशबोर्ड का साइज छोटा है ना, इस वजह से भाई इसके अंदर में जो ग्लव बॉक्स दे रखे वो छोटा है। IRBA मैनुअल है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सनरूफ भाई जितनी मैंने चलाई है, बारिश मैंने चला ली बढ़िया रेनफॉल में, तो मेरी तो कोई लीक करनी है भगवान की दया से। बाकी आगे का पता नहीं है भाई, कर जाए नहीं कर जाए। स्टीयरिंग व्हील बड़ा स्मूथ है, इसके अंदर में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी है। और एक बढ़िया चीज़ है भाई इसके अंदर में एड्रोनॉक्स वाली। चलो घर से बैठे बैठे ना, पापा का ऑफिस है यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर, तो घर से बैठे बैठे स्टार्ट कर दो भाई बड़ी मस्त चीज़ लगी। देखो स्टार्ट वाला फीचर ही मेरे को सबसे तगड़ा लगा, बाकी फीचर तो इसके अंदर खोलने बंद करने वाले भी हैं। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक बड़ा बढ़िया है भाई, जैसी हाई स्पीड हो जाते हैं ना तो लगता है यार वजन सा गेन कर लिया इसके स्टीयरिंग व्हील ने। अब एक जो दिक्कत है ना वो ये है, देखो जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी मान लो, एक तो ये जैप मोड में स्टार्ट होती है, और मैं हूँ भाई माइलेज बढ़ाने वाला बंदा, तो मैं हमेशा इसको जिप मोड में लगा के चलानी पड़ती है। तो बार बार ना मेरे को ये जिप मोड में यूँ करके ऐसे करनी पड़ती है। और जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है इसका आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ हमेशा ही चालू हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा रुक के कट मारे इंजन को, कम से कम 15 सेकंड तो रुके, ये तो 3-4 सेकंड में जाके इंजन को जब टप्प देने से कट मार देता है। तो ये बड़ा बेकार है, इससे पेट्रोल जो आपको फ्यूल है ना बचेगा नहीं, इससे तो बल्कि ज़्यादा लगेगा। तो ये 2 दिक्कत लगी मुझे इसके यहाँ पे। बाकी AC का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दिखावे के लिए बहुत बढ़िया है, पर यूज़ तो आप एक ही करोगे। बाकी वाइपर और हेडलैम्प का रिस्पॉन्स भी जो है बिल्कुल तगड़ा लगा मुझे। मीटर में कोई मेरे को ग्लेयर फील नहीं होती है धूप में मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। तो एक जो इसका पेडल है ना वो हल्के से ऊपर दे रखा है, मैं सिलेरियो ड्राइव कर रहा हूँ इस वजह से भी हो सकता है सिलेरियो थोड़ा नीचे है, पर इसको जो एक्सीलेटर वाला पेडल थोड़ा ऊपर है, तो मुझे अभी शुरुआत में दिक्कत हो रही है, पर बाद में यूँ है इसके अंदर में एडजस्टमेंट हो जाएगी। गाड़ी के अंदर में वाइब्रेशंस भाई डीजल इंजन होते हुए ना 2.2 लीटर का, तो इतनी कोई वाइब्रेशंस नहीं है। और मैंने इसके माइलेज निकाली थी, पहाड़ों में तो दी थी इसने 14 की, और जब बिल्कुल ब्रांड न्यू लेके आए थे तब दी थी शायद इसने 13 कितने की 12.5 की, हाँ 12.5-14 इतने की दी थी जब तक नई लेके आए थे। और भाई ट्रैफिक भी हद करके ट्रैफिक था, हद करके। वो वीडियो मैंने डाल रखी है, वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट रो सेकंड रो मस्त कंफर्ट है, और जिनकी हाइट 5'2", 5'3" है उनके लिए जो इसकी थर्ड रो है उसके लिए भाई वो उसका कंफर्ट भी बिल्कुल बढ़िया सा उनके लिए रहेगा। अभी फिलहाल में भाई मैं तो इसमें पीछे बैठा नहीं हूँ। इंजन से रिलेटेड भाई गाड़ी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों की गाड़ियों में मैंने दो जनों की गाड़ियों में सुन ली कि उनका स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशंस आ रही हैं, मतलब यूँ अलग से आ रही घट 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 इस टाइप की सी वो आ रहा है, इसमें मतलब कंपन सा आ रहा है कुछ। तो भगवान की दया से भाई मेरी गाड़ी के अंदर में वो भी नहीं आया है। तो ये सारा था एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे इस गाड़ी के बारे में 15 किलोमीटर। और जैसे जैसे गाड़ी को आगे चलाएंगे आपको बताता रहूँगा कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।